हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड माही एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद धैर्य। हमारा ये वीडियो सीरीज विजन आई के करंट अफेयर का चल रहा है, जिसमें हम 2024 के फर्स्ट मंथ के करंट अफेयर कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अपना पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन कंप्लीट किया था, जिसमें हमने फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देखा था लॉन्ग क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में हमने देखा था डुअल सिटीजनशिप। बिल्किस बानो केस पे जो सुप्रीम कोर्ट का आया था वो देखा था। उसके बाद हमने एक देखा था लास्ट एमपी लैट्स पे एक ई साक्षी मोबाइल ऐप। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा पहले हम उसे कवर करेंगे। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया नेपाल रिलेशन, उसके बाद इंडिया रशिया रिलेशंस एंड इंडिया इटली रिलेशन। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पीटी के हिसाब से हम दो तीन चीज देखेंगे, जैसे कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसके बाद इंडिया और यूएई के बीच में जो सेपा काउंसिल है उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग रही है ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपना पहला जो टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का, उस पे इंडिया नेपाल रिलेशन पे। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि 7 नवंबर का इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन का जो मीटिंग हुआ है वो काठमांडू में हुआ है, और इस कमीशन को बनाया गया था 1987 में दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। इसमें क्या एग्रीमेंट साइन हुए हैं हम उसे देख लेते हैं। तो पहला दोनों कंट्रीज ने प्रॉमिस किया है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को डेवलप करने के लिए। उसके अलावा जो नेपाल है वो हमें 10,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगा अगले 10 सालों में। इसके अलावा इसरो नेपाल के म्यूनल सैटेलाइट को लॉन्च करेगा पीएसएलवी से। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे थोड़ा इंडिया और नेपाल के हिस्ट्री के बारे में। तो इंडिया और नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन हुई थी 1950 में, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में बॉर्डर ओपन है, और यहाँ के जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है बहुत ही डीप रूटेड है। इवन कि अगर आप स्पेशली अगर हम देखेंगे नॉर्थ बिहार का रीजन और साउथ नेपाल का रीजन, तो वहाँ के लोग एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हैं। इसे कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हाईलाइट नहीं होगा ये, यहाँ मैंने लिख रखा है रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे शादियां भी एक दूसरे के यहाँ पे करते हैं। उसके बाद कल्चर काफी मिलता जुलता है, इनका फेस्टिवल्स काफी मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एरिया ऑफ कॉपरेशन बिटवीन बोथ कंट्रीज। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और हाईएस्ट सोर्स है एफडीआई का। नेपाल को सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया से जाता है। उसके अलावा दोनों कंट्रीज ट्रेड कितने के हैं, 7 मिलियन यूएस डॉलर के हुए थे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो इसका जो ट्रेड डेफिसिट है इन द फेवर ऑफ इंडिया है। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो हम ट्रेड करते हैं नेपाल के साथ, तो हम एक्सपोर्ट नेपाल को ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट वहां से कम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप, तो इंडिया नेपाल के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप प्रोजेक्ट को, चाहे वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो या क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक हो, हम दोनों को काफी सपोर्ट करते हैं। इंडिया ने नेपाल को 680 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे रखा है उसके 3 कॉरिडोर के लिए, नेपाल भेरी कॉरिडोर, निजगढ़ इनौरवा कॉरिडोर एंड गंडक नेपालगंज कॉरिडोर। ठीक है, उसके अलावा दोनों कंट्रीज के अपने अपने ट्विन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी हैं। जो इंडिया में है वो है रुपईडीहा में, जो कि यूपी में पड़ता है, और नेपाल वाला नेपालगंज में है। ओके, अब इसका काम क्या होता है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का, गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है उसके मूवमेंट को ये स्मूथ करता है। उसके बाद रिवाइज सीट है, जिसके तहत नेपाल को इंडिया के इनलैंड वाटरवेज का एक्सेस मिला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कनेक्टिविटी की अगर और बात करूं, तो एक पॉइंट मैंने यहाँ लिख रखा है फ्रेंड्स, आप ये देखें, साउथ एशियाज फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन, जो कि आईओसीएल ने बनाया था, जो कि कनेक्ट करता है मोतिहारी टू अमलेखगंज। मोतिहारी जो कि ईस्ट चंपारण में है बिहार में, और अमलेखगंज जो कि नेपाल में है, उसको कनेक्ट करने का काम करता है। अगर हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो वो है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी। पॉलिटिकल कॉपरेशन, दोनों कंट्रीज आपस में हाई लेवल विजिट करती है रेगुलर बेसिस पे, और नेपाल इंडिया का प्रायोरिटी पार्टनर है उसके नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत। अगर हम डिफेंस कॉपरेशन की बात करें
तो नेपाली सोल्जर्स जो होते हैं वो हमारे यहाँ इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट में रिक्रूट किए जाते हैं। उसके अलावा हम नेपाल के साथ सूर्य किरण ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स को, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये लोग पार्टनर हैं, जैसे कि BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड बीमस्टेक में हैं, दोनों पार्टनर हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट में, उसके अलावा सार्क में। इसके अलावा इंडिया का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसको भी नेपाल ने ज्वाइन कर रखा है। उसके अलावा अगर हम एनर्जी की बात करें तो पहले बात आती है पावर की। तो इंडिया और नेपाल ने पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट्स 1971 से साइन कर रखा है। पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट 1971 से साइन कर रखा है ताकि अपने बॉर्डर एरियाज के जो पावर और इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें। इसके अलावा 2023 में इंडिया ने फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रेड को साइन किया था, जिसमें नेपाल से बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही थी इंडिया से होते हुए 40 मेगावाट की, ठीक है। हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, क्योंकि नेपाल में बहुत सारे रिवर हैं और सारे के सारे रिवर पेरेनियल रिवर हैं, मतलब वहाँ सालों भर पानी की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसकी वजह से जो नेपाल का हाइड्रो पावर कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो उसमें भी हम कॉपरेशन करते हैं। उसके बाद हम अगर अदर एरियाज में देखें तो कल्चर सबसे इम्पोर्टेंट है, कल्चर, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला यहाँ के लोग कल्चरली बहुत एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड हैं। उसके अलावा जो स्टेट अभी रिसेंटली स्वदेश दर्शन स्कीम स्टार्ट की गई थी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें बुद्धिस्ट एंड रामायण सर्किट बनाई गई थी, तो उसमें लुम्बिनी और जनकपुर जो कि दोनों नेपाल में है उसको कनेक्ट किया गया था, ठीक है, इंडिया से। इसके अलावा एक और पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा, 3 सिस्टर सिटी एग्रीमेंट, जिसके तहत काठमांडू को वाराणसी से, लुम्बिनी को बोधगया से और जनकपुर को अयोध्या से कनेक्ट करने का प्लान है। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो 2015 में जो अर्थक्वेक आया था नेपाल में, तो उसके रिस्पॉन्स में हमने ऑपरेशन मैत्री किया था वहां के लोगों को बचाने के लिए। कोविड-19 के टाइम में हमने कोविशील्ड दिया था नेपाल को वैक्सीन मैत्री स्कीम के तहत। अब अगर हम बात करें कि क्या क्या मेजर इश्यूज हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो पहला तो चैलेंज है बॉर्डर डिस्प्यूट। और स्पेशली तब से ना, जब से काठमांडू ने अपना एक नया मैप पब्लिश किया था ना, तब से ये नया पॉलिटिकल मैप 2020 में पब्लिश किया गया था, जिसके तहत लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपु लेक को नेपाल का पार्ट बता दिया गया था। उसके अलावा चाइना का इन्फ्लुएंस अब दिन ब दिन नेपाल में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्पेशली इसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। चूंकि चाइना का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है नेपाल में, तो ये हमारे लिए भी कंसर्न की बात है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है। थर्ड पॉइंट है ट्रस्ट गैप। ट्रस्ट गैप इसलिए ना, क्योंकि इंडिया का जो भी वहाँ पे प्रोजेक्ट चलता है ना, उसको बहुत ही स्लो इम्प्लीमेंटेशन है। उसके अलावा वहाँ के लोग एलर्ज करते हैं कि इंडिया नेपाल के पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरफेयर करता है। फोर्थ पॉइंट है सिक्योरिटी इश्यूज। अब चूंकि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर बहुत ही पोरस हैं, इसकी वजह से आर्म्स स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होता है, टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ही ईजिली हो सकते हैं। उसके अलावा जो यहाँ के रुपीज़ है ना, उनको वहाँ पे नकली छाप लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे इंडियन रुपीज़ चलता है। तो ये सारे के सारे जो इश्यूज हैं, सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ही सीरियस है इंडिया के लिए, क्योंकि पोरस बाउंड्री है ना। गोरखा इशू, अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि नेपाल की गवर्नमेंट ने ना नेपालीज गोरखा का रिक्रूटमेंट इंडिया में बंद कर दिया था इंडियन आर्म्स में, ये बोल के कि अग्निपथ स्कीम जो है वो 1947 में जो ट्रिपटाइट एग्रीमेंट हुआ था दोनों कंट्रीज और यूके के बीच में, उसको ये वॉयलेट करते हैं। तो ये जो ट्रिपटाइट एग्रीमेंट है 1947 का, इसमें अंग्रेजों ने ये कहा था कि हमारे चले जाने के बाद भी, मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी, जो गोरखा रेजिमेंट का रिक्रूटमेंट है वो इंडियन आर्मी में होता रहेगा, और उनके पेंशन को और जो भी उनकी सैलरी वगैरह दी जाती है उसमें कोई कमी नहीं होगी, और ना ही उनके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है ट्रीटी एंड पीस फ्रेंडशिप 1950। अभी नेपाल इस पे ये कहता है कि जब ये साइन हुआ था तब सिचुएशन कुछ और थी, और अभी ये टाइम के साथ सही नहीं बैठता है। तो ये भी इश्यूज हैं, जो ट्रीटी साइन हुई थी पीस एंड फ्रेंडशिप की, उसे अभी ये नहीं मानता है। अब हम क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड में देख लेते हैं। तो हम बात कर सकते हैं दोनों कंट्रीज का जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके बारे में, ठीक है। तो डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा इंडिया ने जैसे बांग्लादेश के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को अपना खत्म किया था ना, उसका यूज हम एज अ मॉडल कर सकते हैं इंडिया नेपाल के बॉर्डर डिस्प्यूट को
रिजॉल्व करने के लिए। उसके बाद जो मल्टी प्लेटफॉर्म्स हैं, BBIN, बिम्स्टेक, सार्को, उसको हम अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, रीजनल सिक्योरिटी, एक्सेट्रा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि इन्हांस कर सकते हैं एयर कनेक्टिविटी को। जितना हम ज़्यादा वहाँ पे नेपाल में एयर कनेक्टिविटी और उसकी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे ना, जैसे एयरपोर्ट वगैरह बना के बढ़ाएंगे, तो उसकी इकोनॉमी सुधरेगी, जिसकी वजह से हम दोनों के टाइज बेहतर होंगे। उसके अलावा रिविजिटिंग द फ्रेंडशिप ट्रीटी। अब इसमें ज़रूरत ये है ना कि दोनों कंट्रीज के जो एमिनेंट पर्सन है वो आपस में बैठें और बात करें कि भाई करना क्या है अब। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, जो कि हमने पहले ही देखा कि नेपाल में जो नदियां हैं वो वरदान है उनके लिए। तो नेपाल का अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनेगा तो वो इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। इसके अलावा नेपाल का इकोनॉमी भी इससे बेहतर होगा, जिससे दोनों ही कंट्री को फायदा होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि इंडिया कहाँ कहाँ हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाने में नेपाल की हेल्प करता है। जैसे कि हमने अभी ऊपर ही देखा कि नेपाल जो है अगले 10 सालों में 10,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगा इंडिया को। ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि इंडियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं नेपाल में। तो पहला है वेस्ट सेती एंड सेती रिवर। हमारे दिमाग में बस ये प्रोजेक्ट्स के नाम, रिवर्स के नेम ध्यान में रहने चाहिए, ताकि वो एग्जाम में आए तो हमें पता रहे कि ये नेपाल का है। ठीक है। तो ये वेस्ट सेती सेती रिवर हो गया। सप्त कोसी कोसी डैम, महाकाली ट्रीटी, अपर कर्णाली प्रोजेक्ट है, अरुण प्रोजेक्ट, फुकोट कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, फिर लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ठीक है। तो ये है। अब ये इन सब प्रोजेक्ट को करने से इंडिया के लिए क्या फायदा है? तो पहला तो ये है कि बायलेटरल कॉपरेशन बढ़ेगा। हाइड्रो पावर कॉपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं पिलर हो सकता है इंडिया और नेपाल के रिलेशन का, क्योंकि दोनों के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, और कहीं ना कहीं इंडिया का जो इमेज है वो और स्ट्रांग हो रहा है नेपाल में। फिर सेकंड है एनर्जी डिमांड। इंडिया की एनर्जी डिमांड ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इससे हमें फायदा होगा अगर हम वहाँ कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट लगाते हैं, तो वो हमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे। उसके अलावा थर्ड पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट चाइना फैक्टर है। इंडिया नेपाल के कॉपरेशन से एक और बहुत बड़ा फायदा है कि ये चाइना के प्रेजेंस को कम कर और इंडिया के प्रेजेंस को बढ़ाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि कंसर्न क्या क्या है। पहला है नेचुरल कंस्ट्रेंट। यहाँ पे जो रिवर्स है ना, हाईली सेडिमेंटेड है, मतलब हाईली सेडिमेंट लोडेड है, और उसके अलावा ग्लेशियल सिल्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो ये रिस्की हो जाता है वहाँ पे। मतलब नेचर वहाँ पे ऐसा है ना, जियोलॉजिकल फीचर्स है ना वो वहाँ पे वैसे हैं, फ्रेजाइल से हैं, कि वहाँ पे कुछ भी इतना बड़ा डेवलपमेंट करना, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाना वो सही नहीं है। उसके बाद लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बहुत कमी है, ग्रिड ट्रांसमिशन में भी दिक्कत होती है। उसके अलावा चाइना कंसर्न है। इंडिया इंडिया कभी नहीं वैसी एनर्जी को खरीदना चाहता है जो कि चाइनीज प्रोजेक्ट से आ रही है। उसके अलावा लैक ऑफ पॉलिसी एंड रेगुलेशन मैकेनिज्म, कि हम थर्ड पार्टीज को एक्सेस कैसे देंगे अपने ग्रिड का, मतलब अगर हमने एनर्जी बना लिया है तो उसे थर्ड पार्टी को कैसे देना है। ठीक है। वाटर शेयरिंग इशू है। जनरली क्या होता है ना कि जो निचला एरिया होता है ना नदी का, उसमें फ्लड बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो निचला एरिया नेपाल से जो नदी आ रही है उसके लिए हम ही हुए, तो हमारे यहाँ फ्लड बहुत आ जाती है बारिश के टाइम में। और बिहार में कोसी तो है ही इसके लिए थोड़ा, है ना, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, वाटर शेयरिंग इशू होता है। अब इसके अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो रेजिलिएंट एंड इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, मतलब ट्रांसमिशन नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें दोनों कंट्री में, या फिर इंटरकनेक्ट, या तो नेपाल में, या फिर इंटरकनेक्टेड हम बनाएं इंडिया से। हाइड्रो पावर एज अ मल्टीप्लायर, बोथ कंट्री को ये देखना होगा कि जो नेपाल के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म इफेक्टिव है दोनों कंट्रीज के लिए। ठीक है। इसलिए वाटर शेयरिंग की जो इशू है ना, उसे हम ट्रांस बाउंड्री वाटर डिस्प्यूट, जो कि इंटरनेशनल लॉ है, उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वाटर शेयरिंग का जो इशू है उसको खत्म कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है मोर कवरेज।
हम बहुत सारे रीजनल पार्टनर्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि BBIN का क्रॉस बॉर्डर एनर्जी कॉपरेशन के लिए। मतलब उन सब कंट्रीज के साथ भी हम क्रॉस बॉर्डर एनर्जी कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि नेपाल में नदियों की कमी नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट वहाँ लगाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जो भी जनरेट होगी एक्स्ट्रा, उसे हम अपने लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और किसी थर्ड पार्टी को भी इसको सेल कर सकते हैं और उसके रेवेन्यू का फ़ायदा दोनों उठाएंगे, इंडिया और नेपाल। इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है वो खत्म होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं अपने मैप वाले सेक्शन पे। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नेपाल है और कितने सारे हमारे इंडियन स्टेट्स हैं जो कि नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ऐसे 5 स्टेट्स हैं। पहला है उत्तराखंड, सेकंड यूपी, तीसरा बिहार, चौथा है वेस्ट बंगाल और फिफ्थ है सिक्किम। अब आपको ये बताना है कि इन पांचों स्टेट्स में से कौन सा स्टेट जो है नेपाल के साथ सबसे अपनी बड़ी बॉर्डर शेयर करता है और कौन सा स्टेट सबसे छोटी बॉर्डर शेयर करता है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।